हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। राइट, ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। 3 क्लासेस हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियोस, उनको इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसका नाम है दीप ज्ञान क्लासेस। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स के लिए आपको हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। हमारा नंबर है 9811196732। इस नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए और हमें व्हाट्सअप कीजिए कि आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी है, और हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो भी हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को सेंड करते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। हमारे बेसिकली 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो चेंज इन डिमांड और दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डिओपोली। राइट, चेंज इन डिमांड। देखिए जी, डिमांड में चेंज 2 तरह से आ सकते हैं। एक तो कहता है जी प्राइस का इफेक्ट हो सकता है कि भैया प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्लोप है ना, वो सेम रहता है। हमारा स्लोप क्या है? वो सेम रहता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने ये चार्ट दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। कहता है जी प्राइस पहले ओरिजिनल ये था, तो डिमांड हमारे पास ये थी, क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस हमने कम कर दिया, मैं Q1 से इसे डिनोट कर रहा हूँ, हाँ P1 से, तो कहता है डिमांड हमारे पास ज़्यादा हो गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई। कहता है जी प्राइस ज़्यादा कर दिया P2, तो जी हमारे पास डिमांड कम हो गई। ठीक, लेकिन स्लोप एक ही है, ध्यान से देखिए। तो जब हमारे पास एक ही बैलून हो और उस बैलून में हवा ज़्यादा कर दो, तो हम क्या कहेंगे कि बैलून बड़ा हो गया। राइट, और उस बैलून में हवा कम कर दो तो हम क्या कहेंगे, बैलून छोटा हो गया। पर बैलून तो एक ही है। तो जी जहाँ स्लोप एक ही है, लेकिन प्राइस का इफेक्ट आने की वजह से डिमांड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन इन द डिमांड। प्राइस ज़्यादा हुआ, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मार्केट में डिमांड कम हो गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड एक्सपेंड हो गई, मार्केट में डिमांड की एक्सपेंशन हो गई। ठीक, लेकिन अगर प्राइस का फैक्टर छोड़ दो, कुछ और फैक्टर कंसिडर करें, जैसे कि मान के चलिए कि इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कंज्यूमर्स की, या फिर टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर्स का, कस्टम चेंज हो गया, तो वहाँ पर कहता है जी स्लोप ही चेंज हो जाता पूरा का पूरा। प्राइस सेम है, लेकिन लोगों की खरीदने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। जो लोग नहीं खरीद पाते थे अब वो भी खरीदने लग गए, न्यू कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। या फिर लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, जिन लोगों को पहले प्रोडक्ट पसंद था अब पसंद नहीं आ रहा, तो जी प्राइस सेम है लेकिन डिमांड फिर भी कम हो गई। तो कहते हैं जहाँ प्राइस सेम है, सेम चल रहा है प्राइस, पहले हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, ये प्राइस तो यही है। कहता है अगर टेस्ट चेंज हो गया, अब कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गया, नया प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर उसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो चाहे प्राइस उतना ही है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। राइट, जबकि प्राइस सेम है। तो जी पूरा स्लोप ही चेंज हो गया। पहले हमारे पास स्लोप क्या था, कहता है ये ओरिजिनल स्लोप था, अब क्या हो गया, स्लोप ही चेंज हो गया। अगर मान के चलो मार्केट में न्यू कंज्यूमर्स आ गए, जो कंज्यूमर्स पहले परचेज नहीं कर पाते थे, उनके पास परचेजिंग पावर आ गई, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई और डिमांड इंक्रीज़ हो गई सेम प्राइस पर, तो देखो ना स्लोप ही चेंज हो गया, नया स्लोप आ गया हमारे पास। राइट, तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा बैलून हो जाए तो हम कहेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़। जब हमारे पास एक ही बैलून है उसमें हवा कम या ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए। ठीक है,
तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, अगर स्लोप एक ही है और प्राइस के इफेक्ट की वजह से कम ज़्यादा हो रही है डिमांड, तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। कहता है प्राइस सेम है लेकिन स्लोप ही चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर है जो कि मार्केट में वर्क कर रहा है, तो उस केस में स्लोप चेंज हो जाएंगे और हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, आ जाइए जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। अब आपके सिलेबस में ये 5 टाइप ऑफ मार्केट डिस्कस की हुई है और बड़ा थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है आपके सिलेबस में, उससे ज़्यादा तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड डियोपोली। आई थिंक इसका नाम थोड़ा सा ज़्यादा बेटर किया जा सकता था, बड़ा अजीब सा नाम है ओलिगोपोली, हर बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन कहता है एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर हर सेलर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन है। कहता है मार्केट में कितने सेलर्स हैं सबको पता है, किसके पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है सबको पता है, हर प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबको पता है, कौन किस प्राइस पे बेच रहा है सबको पता है, हर कंज्यूमर को, इसका मतलब राइट, मतलब कंज्यूमर के पास सारी नॉलेज अवेलेबल है। तो मार्केट में एक सेलर है, 2 सेलर है, 3rd है, 4th है, 5th है। कहता है जी सबको पता है कि सेलर 1 के पास जो प्रोडक्ट है वो कितने में सेल कर रहा है, सेलर 2 कितने में सेल कर रहा है, सेलर 3 कितने में सेल कर रहा है, सेलर 4 कितने में सेल कर रहा है, सेलर 5 कितने में सेल कर रहा है। प्रोडक्ट सेम है या उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, ये भी सबको पता है। मान के चलो अगर सेलर 1 कोई चीज़ सेल कर रहा है 10 रुपये में और बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेलर 5 सेल कर रहा है 11 रुपीज़ में, तो कहता है बेच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर कंज्यूमर को पता है कि भैया सेलर 1 10 में सेल कर रहा है और हर कंज्यूमर इससे ही परचेज करेगा। जो कंज्यूमर बहुत दूर है वो भी इससे ही परचेज करेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मान के चलते हैं जी और कोई फैक्टर मैटर ही नहीं करता। कहता है जो मर्जी मार्केट में एंटर कर सकता है, जो मर्जी जब मर्जी मार्केट को छोड़ सकता है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी नहीं है, कॉस्ट नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई 50 किलोमीटर दूर रह रहा है तो उसको भी सेलर 1 से प्रोडक्ट 10 रुपये में ही घर पर पहुंचेगा, तो वो सेलर 5 से परचेज़ नहीं करेगा जबकि सेलर 5 उसके बगल में है। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी मार्केट जहां हर सेलर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन है। कहता नंबर ऑफ सेलर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। हमने कहा जी किसी तरह से कोई एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह से कोई एग्जिट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मर्जी जब मर्जी मार्केट के अंदर एंटर कर सकता है बेचने के लिए सामान को, जब मर्जी मार्केट को छोड़ सकता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन इम्प्लाइज नो राइवलरी अमंग द फर्म्स। यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है कोई राइवलरी नहीं है, जबकि हम तो वर्ड कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। कहता है कंपटीशन तो उनके बीच में होता है ना जहाँ पर कुछ चेंजेस हो। 2 फर्म है, फर्म 1 फर्म 2। कहता है ये दोनों एडवर्टीजमेंट तो तब करेगी ना जब इनके पास कुछ अलग से देने के लिए हो। बड़ी सिंपल सी बात है, हम तो पहले ही मान के चल रहे हैं कि हर कंज्यूमर को दोनों फर्म्स के बारे में बिल्कुल सब कुछ पता है, तो एडवर्टीजमेंट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपस में कंपटीशन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी भैया अपनी दुकान पे चुपचाप बैठा रहेगा, ये भी अपनी दुकान पे चुपचाप बैठा रहेगा, और जिस कंज्यूमर को जिसके पास जाना होगा कंज्यूमर खुद इस चीज़ को चूज़ करेगा। तो कायदे से दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं, कोई राइवलरी नहीं। राइट, दिस इज़ परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ एक्चुअल में कोई कंपटीशन है ही नहीं। A market structure where there is a perfect degree of competition and a single price prevails। क्योंकि अगर कोई चीज़ 10 में मिल रही है तो बेटा 10 से ऊपर कोई नहीं परचेज करने वाला, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं सारे कंज्यूमर्स को सब रेट, सब प्रोडक्ट, सब चीज़ों के बारे में पता है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। तो एक ही प्राइस प्रिवेल करेगा। अगर दूसरा बंदा 11 की बेचने की कोशिश करेगा तो उसका एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। दूसरी चीज़ हम मान के चल रहे हैं, कहता है जितना मर्जी परचेज करो 10 रुपये में कभी सामान ख़त्म नहीं होगा। ये मान के चल रहे हैं, अजम्पशन है हमारी। राइट, कहता है जी बायर एंड सेलर आर प्राइस टेकर, दोनों ही प्राइस टेकर है, बायर भी और सेलर भी। तो मतलब कुल मिलाकर एक सप्लाई एंड डिमांड चार्ट बनाया जाएगा और ये जो पॉइंट आएगा दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट,
और इस पॉइंट पर ही बायर बाय कर सकता है, सेलर सेल कर सकता है। इससे ना ऊपर कोई जा सकता ना नीचे कोई जा सकता, बोथ आर प्राइस टेकर। डिमांड एंड सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब अगर कोई 10 रुपये 5 पैसे का भी बेचने की कोशिश करेगा तो उसकी सप्लाई जीरो हो जाएगी, उसके लिए डिमांड जीरो हो जाएगी। और कोई 1 पैसा कम में बेचने की कोशिश करेगा, कहता है जी 9 रुपीज़ 99 पैसे में बेचने की कोशिश करेगा, तो सारे लोग उसके पास भाग जाएंगे। इसका मतलब प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा तो डिमांड में अनलिमिटेड चेंज आ जाएगा, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अ फर्म कैन ओनली डिसाइड टू अल्टर द क्वांटिटी ऑफ इट्स आउटपुट विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जी सेलर के पास बस एक ही ऑप्शन है कि वो कितना बनाना चाहता है, कितना नहीं बनाना चाहता, कितना बेचना चाहता है, कितना नहीं बेचना चाहता, सिर्फ ये डिसाइड कर सकता है सेलर। उसके अलावा प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। कहता प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो जी क्या क्या मेन फीचर्स हो गए? कहता है होमोजीनियस एंड अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मान के चलेंगे जितनी भी फर्म्स मार्केट के अंदर है सब सेम तरह का सामान बेच रही है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है सामान की, प्रोडक्ट की, राइट। तो बायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ए से ले या बी से ले या सी से ले, बायर को पता है मैं किसी से भी लूँगा सेम प्रोडक्ट मिलना है, सेम प्राइस पर मिलना है, ठीक है जी। टू द बायर द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय वन फर्म इज़ द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ दैट सप्लाइड बाय द अनदर। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किससे ले रहा है बायर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कहता है नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द टोटल सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि डिमांड हम मान के चल रहे हैं अनलिमिटेड है, आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो सब बिक जाएगा। तो यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी बायर, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट, ठीक है। आप कम बेच रहे हो ज़्यादा बेच रहे हो, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। नो फर्म कैन अल्टर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एवरी फर्म इन द इंडस्ट्री इज द प्राइस टेकर। जो मार्केट प्राइस चल रहा है भैया उसी पे बेचना पड़ेगा। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट एट द गोइंग प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। और जी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कहते हैं बहुत सारे बायर्स मार्केट में अवेलेबल है। कंपटीशन बिटवीन द बायर्स for available supply. Any single buyer cannot affect the total demand in the market. Any single buyer cannot affect the price of the product. Every individual buyer is a price taker. Supply for the product is perfectly elastic. ठीक है, अगर बायर 1 पैसे कम में खरीदना चाहेगा तो सामने वाला कहेगा मुझे नहीं बेचना, क्योंकि मार्केट में जितना मर्जी प्रोडक्ट बेच लो जो भी मार्केट प्राइस है उस पर, तो मैं 1 पैसे कम पे क्यों बेचूंगा, ठीक। फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, मान के हम चल रहे हैं कि भैया हर किसी को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है। इकोनॉमिक रैशनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है चाहे सप्लायर हो चाहे बायर हो, दिल से नहीं सोचने वाला कोई भी। कहता है ना रिश्तेदारी की शर्म करेगा, ना यारी दोस्ती की शर्म करेगा, ना जान पहचान की शर्म करेगा, ना जाम की शर्म करेगा, ना पानी रोटी की शर्म करेगा। हर इंसान सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि जान पहचान वाले से सस्ता मिल जाएगा या किसी जान पहचान वाले को महंगा बेच सकते हैं। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रैशनैलिटी से अपना इंटरेस्ट देखेगा, कुल मिलाकर कहाँ फ़ायदा है वहीं जाएगा हर कोई, दिल से कोई नहीं सोचेगा। नो इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि हमने कहा नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब जी बात आती है मोनोपोली। देखिए एक तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ हम कह रहे हैं अनलिमिटेड बायर्स हैं, अनलिमिटेड सेलर्स है, कोई मार्केट में एंटर करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मार्केट छोड़ने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ये तो हो गया एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम हो गया परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा एक्सट्रीम क्या? मोनोपोली, जहाँ एक ही बायर है, वर्चुअली एक ही सेलर है, बायर कह गया वर्चुअली एक ही सेलर है, राइट। तो ये केस आज के टाइम में कहाँ रह गया? कहता है जी जब गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिजर्व हो और गवर्नमेंट कहती है जी कोई और इसमें डील नहीं कर सकता, जनरली वही केस रह गया। या गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी को लाइसेंस दे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो मोनोपोली आज की डेट में देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में, जब तक गवर्नमेंट ही किसी न किसी चीज़ के लिए लॉ ना बना दे कि भैया ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही सेल कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है, या ये चीज़ सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकता है या सेल कर सकता है जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, ठीक है। अब जी मोनोपोली का केस क्या है? कहता है सिंगल सेलर,
सिंगल फर्म है जी इंडस्ट्री के अंदर, एक ही फर्म है, एक ही सेलर है, राइट। तो सिंगल फर्म सिंगल सेलर कह सकते हैं, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि एक ही बंदा बना रहा है तो कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं मान के चल रहे हम। न्यू फर्म कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री ड्यू टू लीगल एंड अदर हर्डल्स। मोनोपोलिस्ट इज फ्री टू फिक्स द प्राइस ऑफ हिज चॉइस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, अगर मान के चलो आपकी मोनोपोली है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, आपके पास क्या पावर है? सिर्फ इतना कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भैया मेरी चीज़ मैं 10 में दूं या 11 में। आपके पास बस इतनी ही पावर है ना कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मेरी चीज़ है मैं 10 में दूं या 11 में। मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते ना लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट। मैं भी कहूँ मेरी मर्जी मैं लूँ या ना लूँ, राइट। तो भैया जो स्लोप है, इवन इन केस ऑफ मोनोपोली, स्लोप ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नीचे जाता हुआ। भैया अगर जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस कम करेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा प्राइस पर नहीं परचेज कर सकते, प्राइस कम हो जाएगा तो वो भी परचेज कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो इवन इन केस ऑफ मोनोपोली द स्लोप ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को कि लेना ही पड़ेगा, ठीक है जी। टू इंक्रीज द सेल प्राइस शैल बी रिड्यूस्ड टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग बायर्स टू बाय मोर। जब प्राइस कम होगा तो एग्जिस्टिंग बायर्स भी हो सकता है ज़्यादा परचेज करें और न्यू बायर्स भी मार्केट में एंटर कर जाएं परचेज करने के लिए, जिनकी पहले औकात नहीं थी परचेज करने की, हो सकता है उनके बजट में आ जाए प्रोडक्ट, राइट। तो जी जो मोनोपोलिस्ट है ही कैन रिफ्यूज टू सेल हिज प्रोडक्ट फॉर अ प्राइस बिलो द वन डिसाइडेड बाय हिम, बट हाउएवर ही कैन नॉट डिटरमाइन the demand for his product. He cannot force the buyer to buy his product at a price of his choice. A buyer will buy it only if the price does not exceed its marginal utility to the buyer. बायर को लगेगा यार इस चीज़ की 10 रुपये की यूटिलिटी है, तभी बायर उसे 10 में परचेज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मीन्स बायर फ्री है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भैया परचेज करना है नहीं करना। तो कुल मिला के कहता है इवन इन केस ऑफ मोनोपोली मोनोपोलिस्ट कैन नॉट फोर्स द बायर टू बाय हिज प्रोडक्ट। तो कुल मिला के वो क्या कर सकता है सेल को इंक्रीज करने के लिए? डिमांड और प्राइस कम कर सकता है, ठीक है। आ जाओ जी मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, कोचिंग क्लासेस। मोनोपोलिस्टिक अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। कहता है जहां पर हर कोचिंग क्लास अपने लेवल पर स्पेशलाइज्ड है। वो कहते हैं जी हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम तो ये सर्विसेज देते हैं, हम तो स्टूडेंट का ऐसे ख्याल रखते हैं, हमारी तो ये फैसिलिटीज़ है, हमारी तो आर्ट ऑफ टीचिंग है। मतलब कुल मिला के उनको बताने के लिए, उनके पास बताने के लिए बहुत सारी सर्विसेज होती है, राइट। तो हर कोचिंग क्लास के अपने प्राइस होते हैं, अपनी सर्विसेज होती है, अपने उनके पॉजिटिव्स होते हैं, अपने नेगेटिव्स होते हैं उनके, राइट। तो है तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस, बट कहता है हर कोचिंग क्लास की कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलाइजेशन है, कुछ ना कुछ अपनी एक्सपर्टाइज है, ठीक। कहीं पर कंपनी लॉ अच्छा पढ़ाया जाता है, कहीं पर टैक्स लॉ अच्छा पढ़ाया जाता है, कहीं पर मेरे जैसे लोग हैं जो सारे सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जी मेन फीचर क्या कहता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। हम ये नहीं कह सकते अनलिमिटेड, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो भैया कोचिंग क्लासेस भी बहुत सारी है, बायर्स भी बहुत सारे हैं, राइट। द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन ऑफ दीज सेलर्स आर इंटरडिपेंडेंट। कहता है डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस ऑफ सेलर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, ठीक। डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल सेलर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे प्राइस कम करेगा कोई भी, उसके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। कोचिंग क्लासेस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना हम। तो कुल मिला के यहाँ पर भी डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, बट डिमांड इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कहता है डिमांड परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अब अगेन आपको मान के चलिए कि मुझसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पर मुझसे ही पढ़ने वाला कंसेप्ट बढ़ा जाता है कि जी
एक्स से ही पढ़ना है, वाई से ही पढ़ना है, अनुराग सर से ही पढ़ना है, तो चाहे प्राइस 100 200 500 रुपये ज़्यादा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, सेटिस्फैक्शन वही मिलेगी। तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा तो सारे ही मेरे स्टूडेंट्स भाग जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं प्राइस थोड़ा सा कम कर दूंगा तो बाकी सबके स्टूडेंट्स भी मेरे पास आ जाएंगे, राइट। थोड़ा सा फ़र्क जरूर पड़ेगा, इलास्टिक ज़रूर होता है। प्राइस कम होने की वजह से डेफिनेटली ज़्यादा स्टूडेंट्स परचेज़ करेंगे मेरी वीडियोस, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कम स्टूडेंट्स परचेज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर 1000 रुपये इंक्रीज़ कर दूँगा एक लेवल पर तो सारे स्टूडेंट्स ही छोड़ के भाग जाएंगे, राइट। ईच सेलर प्रोड्यूस अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, कहता है डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, पढ़ा तो सारे वही रहे हैं। अगर CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं तो पढ़ा तो वही रहे हैं। अब जी दीप ज्ञान है, हम लोग हैं, हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये वाला जो पेड सेल कर रहा है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की वीडियोस, कोई 6000 में भी सेल कर रहा है, कोई ऐसा भी है कल मैंने देखा जो 15,000 रुपये में सेल कर रहा है। अब 15,000 रुपये कॉस्ट रखी हुई है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स तो परचेज़ कर ही रहे होंगे जिन्होंने कॉस्ट रखी हुई है 15,000 रुपये, राइट। तो कुछ ना यहाँ पर क्या होता है कि भैया हर सेलर एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करता है, और हर सेलर कहेगा भैया हमारी वीडियोस बेस्ट हैं, हमारे टीचर्स बेस्ट है, हमारी सर्विसेज बेस्ट है। मतलब है तो वही CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा सेलर अपने प्रोडक्ट में और बाकियों के प्रोडक्ट में, राइट। डिफरेंस मे बी ऑफ द क्वालिटी और मे बी ऑफ ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कलर और पैकिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे मास्क है, मास्क A भी सेल कर रहा है, मास्क B भी सेल कर रहा है, मास्क C भी सेल कर रहा है। A जो है वो प्लेन मास्क सेल कर रहा है, B ने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, भैया कलरफुल मास्क बना के सेल करने शुरू कर दिए। C ने एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वह हाफ फेस वाले मास्क, मतलब प्रिंट, हाफ फेस का प्रिंट बनाकर मास्क सेल करने शुरू कर दिए। है तो मास्क ही, लेकिन वो कह सकता है यार मेरा अलग है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। ईच सेलर इज़ अ मोनोपोलिस्ट, हर सेलर कहेगा भैया मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, जो मैं दे रहा हूँ मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। हम भी बोलते हैं जो हम दे रहे हैं, जैसे हम कहते हैं भैया हम बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहे हैं मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहे हैं मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। तो हर सेलर अपना प्रोडक्ट बिल्कुल अलग से शो करता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मे और मे नॉट बी रियल, हो सकता है रियल है डिफ्रेंशिएशन, हो सकता है रियल नहीं है, सिर्फ सामने वाले की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इट helps firm to tell the buyers that combination of product quality and the price offered by it is better to the similar combination offered by its competing firm। तो जी यही बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि भैया जो हम दे रहे हैं, मान लिया यार सामने वाले का 1000 रुपये सस्ता है, पर हमारी देखना क्वालिटी कितनी बढ़िया है और हमारे टीचर्स कितने नेम्ड हैं, फलाना है ढिमका है, कि जो हम दे रहे हैं ना हमारी सर्विसेज की कम्बिनेशन देख, वो सामने वाला थोड़ी ना दे रहा है, इसलिए हमारी थोड़ी सी महंगी है, सामने वाले की थोड़ी सी सस्ती है, बट हमारी ज़्यादा अच्छी है, राइट। अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट फर्म इज़ नॉट अ प्राइस टेकर, फर्म अपने प्राइस खुद डिसाइड करती है। इट कैन सेल मोर एट लेस प्राइस, इट मे इंक्रीज प्राइस विदाउट लूजिंग इट्स ऑल कस्टमर्स। हमने कहा ना परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता इसके अंदर। Thus, the demand curve of each firm in the monopolistic competition corresponds to that for the industry as a whole, with the difference that it is comparatively more elastic। तो कुल मिलाकर हर फर्म की जो डिमांड कर्व है वो डिफरेंट हो सकता है। कहता है मान के चलो एक फर्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है, एक कोचिंग क्लास अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है कोचिंग की, उसके अपने फैक्टर्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी सर्विसेज हैं, अपने ऑफर्स हैं, तो उसका डिमांड कर्व डिफरेंट हो सकता है, दूसरी कोचिंग क्लास का डिमांड कर्व डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा इलास्टिक तो होता है नो डाउट, अगर बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो दूसरों की वीडियोज़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स भाग जाएंगे, ठीक है। Buyers compare price with quality, which creates intense competition between the suppliers for a share in the market. If it is not possible to determine the average revenue curve of the industry as a whole due to differentiated product, in fact it is difficult to even define the industry।
कहता है पूरे इंडस्ट्री का ना तो रिवेन्यू कर्व बनाना पॉसिबल है, स्पेसिफिकली एवरेज रिवेन्यू कर्व, राइट, और इवन तक की कहता है पूरे इंडस्ट्री को डिफाइन करना भी पॉसिबल नहीं है। Firm operates within a given technological range. No firm is able to compete out its rival by producing a better quality product at a lower average cost. क्योंकि हर किसी को पता है कि कैसे लोएस्ट कॉस्ट पर चीज़ को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो कम से कम इस बेसिस के ऊपर तो फर्म compete नहीं कर सकती। बट ये पॉइंट भी 100% ठीक नहीं है। जैसे हम लोग कॉस्ट के बेसिस पर compete कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं खुद ही मार्केटिंग करता हूँ, मैं खुद ही टीचिंग करता हूँ, मैं खुद ही वीडियोस अपलोड और ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, मैं खुद ही नोट्स बनाता हूँ, तो बहुत सारे काम मैं खुद करता हूँ। तो इसका मतलब मुझे बाहर किसी को कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और यही एक फैक्टर है कि मैं एक पूरा लेवल CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इवन फ्री में भी ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर इसके लिए किसी को पैसा नहीं देना, राइट। तो हो सकता है, लेकिन इन जनरल मान के चलते नहीं भैया, सबको पता है सारे लूपहोल्स, तो कोई कम से कम कॉस्ट के बेसिस पे तो नहीं खेल सकता कि हाँ भैया मेरी कॉस्ट कम निकलेगी तो मैं सस्ता बेच पाऊँगा। कहता है कॉस्ट सबकी मान के चल रहे हैं वही होगी जो मार्केट कॉस्ट है, क्योंकि सबको सारे लूपहोल्स पता है। एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन लीव द इंडस्ट्री मोर करेक्टली ग्रुप ऑफ द फर्म्स, न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। तो अंदर आना बाहर जाना आसान है। Thus firms incur a loss, no firm incurs a loss and no firm is able to earn abnormal profit। ये याद रखिएगा, ना तो कोई फर्म लॉस इंकर करती है, उसे लगेगा लॉस हो रहा है वो छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और ना ही कोई फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट कर सकती। क्यों? जैसे ही प्रॉफिट बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो जो लोग कोचिंग नहीं दे रहे वो भी इस फील्ड में उतर जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएंगे और अगेन प्रॉफिट नॉर्मल रह जाएगा, राइट। फर्म्स एम is not to maximize the sale proceed but to maximize the profit। ज़्यादातर फर्म्स का यही एम होता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर कि यार प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास कंज्यूमर ज़्यादा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सेल मैक्सिमाइज करना इज़ नॉट द मेन मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन मोटिव, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक फर्म जो कहती है यार कम से कम 1000 तो स्टूडेंट्स को वीडियो सेल करनी है, चाहे मुझे 10 रुपये पर स्टूडेंट बचे, तो यहाँ पर सेल मैक्सिमाइजेशन मोटिव है। एक फर्म कहती है यार मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मैं कम से कम एक सेल पर 5000 रुपये का प्रॉफिट रखूँगी, चाहे मेरी 10 वीडियो बिके। तो कहता है जनरली अगर हम मतलब इस मार्केट की बात करें तो जनरली फर्म्स यहाँ पर लाई करती है, मोनोपोलिस्टिक में जनरली फर्म्स यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। It is assumed that all firms have identical cost and demand conditions. In monopolistic competition, products of the firms are close substitute of each other. As a result, they have high positive cross elasticity. क्रॉस इलास्टिसिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर दूंगा। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कहता है अगर मैं अपने प्राइस नीचे कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से दूसरे कोचिंग क्लासेस के प्रोडक्ट पे उसकी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है? कहता है डायरेक्ट इफ़ेक्ट आएगा, ठीक। तो कहता है यहाँ पर जो फर्म्स हैं आपस में वो एक्चुअली में क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोवाइड कर रही है। भाई मैं भी वही कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ जो दूसरी फर्म प्रोवाइड कर रही है, राइट। अब स्टूडेंट कहता है कि यार अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई वही चीज़ 15,000 रुपये में दे रहा है और कोई वही चीज़ 5,000 रुपये में दे रहा है, ये कह रहा है हम बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। चलो जी, आप बेस्ट दे रहे हो तो आपको 100% मान ले। कोई वो चीज़ 5,000 रुपये में दे रहा है, वो कहता है यार इसकी सर्विस बेस्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर सर्विसेज में दिक्कत है, कोई नहीं इसको 90% मान ले। अब जो समझदार स्टूडेंट हो वो क्या कहेगा कि चल 100% ना सही 90% तो मिलेगा, पर रेट का डिफरेंस देखना 1/3 हो गया, 1/3 में 90% तो मिलेगा और 90% मिल जाएगा तो भैया कम से कम 60% मार्क्स तो ले ही आऊँगा। जो ये 100% मिल रहा है जिसको, वो भी इतनी लाने वाला है, 60 की जगह 62 ले आएगा फालतू, मैं भी 60% तो ले ही आऊँगा। और ये प्रोफेशनल कोर्स है, मार्क्स वैसे ही मैटर नहीं करते, या तो रैंक आए या सिंपल ये है कि पास हुआ या फेल हुआ, राइट। तो समझदार स्टूडेंट क्या कहेगा, नहीं भैया 5,000 रुपये में काम चला लूँगा मैं तो, क्योंकि यहाँ पर भी मैं पास तो हो ही रहा हूँ, ठीक है।
तो कहता है एक फर्म के प्राइस का दूसरी फर्म की डिमांड पर बहुत डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लीड्स टू सेलिंग एक्सपेंस लाइक मार्केटिंग एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस। अब जब हम बता रहे हैं कि भैया हमारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, हम अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंस तो करने पड़ेंगे ना बताने के लिए लोगों को। एडवर्टीज़मेंट भी करनी पड़ेगी, अच्छी सी दुकान भी खोल के बैठनी पड़ेगी, बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर अच्छी अच्छी रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी, शीशे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पेरेंट्स आएंगे दिखाएंगे देखो जी आपका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहा है, 5 स्टार होटल में आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम के पैसे दे रहे हैं, ये 5 स्टार फैसिलिटी जो हम देंगे आपके बच्चों को उसके नाम के भी तो पैसे आपसे ही लेंगे, राइट। तो डिस्काउंट है, इंसेंटिव है, वो सारी चीज़ें चलती रहती है इस मार्केट के अंदर। सेलिंग एक्सपेंस क्रिएट डिमांड। जब खर्चा करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, तभी तो हमारी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। ट्राई टू शिफ्ट डिमांड कर्व टू राइट। राइट, पहले डिमांड क्या थी ये, अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ। पहले डिमांड क्या थी ये, अब हम क्या कर रहे हैं डिमांड उसी प्राइस पर इंक्रीज़। कैसे? सेलिंग एक्सपेंस बढ़ाकर, मार्केटिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके, राइट। मे बी इंफॉर्मेटिव, मे बी एजुकेटिव फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। कहता है सेलिंग एक्सपेंस न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ राइवल फर्म्स। भैया सामने वाला एडवर्टीजमेंट कर रहा है 1,000 रुपये की, तो मैं भी कर लूँगा 1,000 रुपये की। तो जैसे उसकी लोग प्रोडक्ट को देखेंगे वैसे मेरे प्रोडक्ट को भी देखेंगे, तो सामने वाले का क्या हो गया, जो भी इफेक्ट्स थे न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने, राइट। इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑन डिमांड फॉर एन आइटम, फॉलो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये चीज़ ना आपको एक्चुअली में सिलेबस में है नहीं, तो मैं फ़िलहाल ये चीज़ आपकी काट रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको नोट्स में जब दूंगा तो काट के दूंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए अलग से आधा घंटा निकालना पड़ेगा, और जब आपके सिलेबस में है ही नहीं तो आप माइंड पर इतना बर्डन क्यों लेंगे। ठीक है, वैसे आपने जो लोग कॉमर्स साइड से उन्हें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पता होगा, राइट, बट ठीक है मैं बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर ये बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। वैसे ही मैंने आपके अगर स्टडी मैट को देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है। आ जाओ जी, ओलिगोपोली, अजीब सा नाम नहीं है ओलिगोपोली। कहता है फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, लेट्स से 3 to 5 फर्म्स इन द मार्केट। एग्जाम्पल लेके चले, बेवरेजेस स्पेसिफिकली कोल्ड ड्रिंक, गिने चुने नाम है हमारे पास, कोक है, पेप्सी है, फेंटा है, थम्स अप है, गिने चुने 5, 7, 8, 10 नाम मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो कि एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। लोकल लेवल पर हाँ चलती रहती है कोई कोई छोटी छोटी, बट उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, राइट। तो कहता है फ्यू सेलर्स इन द मार्केट बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक, फर्म्स आइदर कम्पीट विद ईच अदर, या तो एक दूसरे से कम्पीट करेगी, और जब कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेगी। चल यार मिलजुल के काम करते हैं, तेरा भी प्रोडक्ट 10 रुपये का, मेरा भी 10 रुपये का, दोनों मिल जाए और 12 रुपये कर दे, तुझे भी बेनिफिट मुझे भी बेनिफिट, 2 रुपये एक्स्ट्रा का। कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब तू भी 12 रुपये कर देगा मैं भी 12 रुपये कर दूंगा, तो कंज्यूमर को 12 में परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क है, या हम जिसे कह सकते हैं टेलीकॉम नेटवर्क। एक फर्म रेट बढ़ाती है, दूसरे अपने आप बढ़ा देती है, क्योंकि उसे पता है कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम 4-5 गिनी चुनी फर्म है, कंज्यूमर को हमसे ही परचेज़ करना पड़ेगा, फिर मैं क्यों सस्ते में बेचूँ, राइट। फर्म सेट मार्केट प्राइस एंड कंज्यूमर्स आर ओनली प्राइस टेकर। कंज्यूमर्स आर ओनली प्राइस टेकर, कंज्यूमर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एस्टेब्लिश दमसेल्फ। एंटर करने की बात नहीं कर रहा मैं कि एंटर ही नहीं कर सकती न्यू फर्म, मैं कह रहा हूँ एंटर करने के बाद एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आज की डेट में चाहे कि नेशनल लेवल पर कोई कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड एस्टेब्लिश करे नया, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा, पहली बात तो फंड्स लगेंगे, फिर बहुत मार्केटिंग होती है, बहुत टाइम लगता है मार्केट शेयर एक्वायर करने में। ठीक, इसी तरह कोई नई टेलीकॉम कंपनी मार्केट में आए, सोचे कि मैं एस्टेब्लिश करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जियो जब मार्केट में आई तो जी जियो ने कितने टाइम तक फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो पीछे इतना बैकअप, इतना फंड्स भी तो चाहिए ना उस चीज़ के लिए। तो कहता है वेरी डिफ़िकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ। ठीक, ड्यूओपोली, ड्यूओपोली भी क्या है, ओलिगोपोली का ही एग्जांपल है एक तरह से, बस फ़र्क इतना कि यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही फर्म्स मान के चलने की, मार्केट में कितनी फर्म्स हैं, सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक हमारे पास मैगी और दूसरा हमारे पास एक और है ना वो yippee नूडल्स, yippee नूडल्स, राइट। मेनली मार्केट में दो ही है ना, या तो मैगी या yippee नूडल्स। अब और दो छोटे मोटे हैं मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मार्केट जो मेनली एक्वायर की है दो ने ही एक्वायर की हुई है, ठीक। तो ओनली टू सेलर्स मतलब फर्म्स इन द मार्केट, फ्यू अदर फर्म्स एग्जिस्ट with virtually no market share. Large number of buyers firms set the market price and consumers are only price takers. It is difficult for the new firms to establish themselves. ठीक है जी। लो जी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक से भी दिखा दूं क्या हमने सारे टॉपिक्स कर लिए। ये सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट चैप्टर के। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर के लास्ट क्लास के अंदर। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वही है, परफेक्टली इलास्टिक, कहता है जी रिलेटिवली लेस इलास्टिक, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, यही 5 होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ये भी चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके अलावा जी मार्केट की बात करें तो आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, जिस तरह ये थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक, थोड़ा सा ओलिगोपोली के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा मोनोपोली, थोड़ा सा डियोपोली, इससे ज़्यादा ही मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर जी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ डिमांड, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके अलावा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में इन्होंने भी सिंपल एक फॉर्मूला ही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपको पता ही है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया हमारा। लो जी, आपका सारा चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर थोरोली हो गया है, मतलब जो हम लोगों ने किया मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर से पूछा जा सकता है फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं एक बार स्टार्ट करूँगा डायरेक्टली 8th चैप्टर विच इज़ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि NCLT के बारे में बताया हुआ है, ये देखिए NCLT के बारे में बताया हुआ है, IBBI के बारे में बताया हुआ है, बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, सेबी के बारे में, RBI के बारे में, सबके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बताया हुआ है, राइट। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है, जैसे नीति आयोग के बारे में बताया हुआ है, सारथी के बारे में बताया हुआ है, साथ के बारे में बताया हुआ है। तो जी ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी ना, इन अथॉरिटीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, तो बाकी चैप्टर समझने आसान हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स समझने भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो शायद आपको पता ही ना हो कि सेबी क्या होती है, एमसे क्या होता है, नीति आयोग क्या है, आरबीआई का क्या फंक्शंस है क्या नहीं। आरबीआई के फंक्शंस तो हो सकते चलो आपको पता हो, लेकिन बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो जब हम लोग ये चीज़ कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलेगी और चीज़ों को समझने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक। तो पहले हम 8 चैप्टर करेंगे, फिर दोबारा से सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चलिए जी, टेक केयर।